मैं डॉक्टर नीतू सिंह, प्रोफेसर विद्यांत हिंदू पीजी कॉलेज इन द डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। आज हम लोग बात करेंगे मैन 001 कोर्स के ब्लॉक 2 के यूनिट 1 की कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, अर्थात समाज और संस्कृति की अवधारणा की बात करेंगे। तो समाज और संस्कृति को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें यह स्पष्ट हो जाए कि समाज क्या है और संस्कृति क्या है। तो समाज एक साधारण अर्थों में समझा जाए तो कुछ व्यक्तियों का समूह है और उस समूह के लोगों की एक जीवन शैली है जो उस समाज की एक संस्कृति है। मनुष्य क्या है? वो सोशल बीइंग है, एक सामाजिक प्राणी है और यही कारण है कि वह एक दूसरे के साथ मिलकर रहता है और सामाजिक जीवन में एक दूसरे के साथ एक सोशल रिलेशनशिप या सामाजिक संबंध और अंतर संबंध की एक व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। और यह समाज कोई भी हो, सभी की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है और यह जो संस्कृति होती है उस समाज की, वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को भाषा के माध्यम से ट्रांसफर करती है, ट्रांसमिट करती है, उनका हस्तांतरण करती है। तो संस्कृति का हस्तांतरण इस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनिश्चित करते हैं समाज के लोग भाषा के माध्यम से। ये तो एक जनरल पर्सपेक्टिव है समाज को समझने का, किंतु एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या मानवशास्त्रीय जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार संस्कृति को हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। संस्कृति किसी भी समाज का एक अभिन्न अंग होती है। तो संस्कृति को विस्तार से पढ़ने के पूर्व हम समाज को समझेंगे कि समाज क्या है, समाज की अवधारणा क्या है। तो समाज ऐसे लोगों का समूह है जो एक समान संस्कृति को साझा करते हैं। किंतु एंथ्रोपोलॉजी में या मानव शास्त्र में जो समाज की अवधारणा है वह केवल लोगों का समूह ही नहीं है, बल्कि वह व्यवहार के मानकों की एक जटिल व्यवस्था है या एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न है व्यवहार के मानकों का, जो उस समाज के सभी लोगों में पाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सोसाइटी है या समाज है वो केवल ग्रुप ऑफ पीपल्स, लोगों का समूह ही नहीं है, बल्कि क्या है, उस समाज के लोगों के बीच में पाए जाने वाले मानकों की एक जटिल व्यवस्था है। तो हम देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में, दिन प्रतिदिन के जीवन में संस्कृति के विभिन्न मानक एक दूसरे के साथ संपर्क करने में, सामाजिक अंतर संबंध स्थापित करने में एक मूल्य है, व्यवस्था है, उनको सुनिश्चित करते हुए हम एक सामाजिक व्यवहार एक निश्चित मानदंड के भीतर बनाए रखते हैं। समाज की एक और इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है, महत्वपूर्ण तत्व यह है कि समाज के सभी सदस्यों का एक कॉमन इंटरेस्ट होता है या सामान्य रुचि होती है जो कि उस समाज की व्यवस्था को उसके मानकों के अनुरूप बनाए रखते हैं। तो इस तरह से समाज की एक अवधारणा जो है वो यही है कि लोगों का एक समूह है जो निश्चित मानकों के अनुरूप व्यवहार करते हुए उस सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करते हैं और उस समाज के सदस्यों की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। समाज शब्द अंग्रेजी के सोसाइटी को अंग्रेजी में सोसाइटी कहते हैं, हिंदी में समाज कहते हैं। यह लैटिन वर्ड सोसियस से उद्भूत हुआ है, सोसाइटी, और इसको हिंदी में हम समाज कहते हैं। इसका अर्थ होता है कंपेनियनशिप या फ्रेंडशिप, अर्थात साथ या मित्रता। तो यह जो शब्द है उसका ट्रू इसेंस जो है सोसाइटी का वो यही है कि साथ साथ रहने वाला संबंध। अरस्तु ने यही कारण है कि मनुष्य को कहा कि ये समाज क्या है, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और यह सामाजिक प्राणी समाज में रहता है। जो बहुत सारे समाजशास्त्री हैं और एंथ्रोपोलॉजी या मानव शास्त्री, उन्होंने समाज की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। तो समाज को परिभाषित करते हुए अरस्तु ने कहा कि समाज क्या है, समाज एक अमूर्त व्यवस्था है। अरस्तु कहते हैं मनुष्य सामाजिक प्राणी है। दुर्खीम कहते हैं एक समाज सुई जेनेसिस है या स्वतः जन्मा है। समाज को और आगे परिभाषित करते हुए मैकाइवर और पेज परिभाषा देते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, मतलब सोसाइटी इज अ वेब ऑफ रिलेशनशिप, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, और यह रीतियों एवं कार्यप्रणालियों, अधिकार, पारस्परिक सहयोग, समूह एवं विभाजन, नियंत्रण एवं स्वतंत्रता की व्यवस्था है। अर्थात सामाजिक संबंधों का वह जाल है जहां में रीतियां, कार्यप्रणाली, जैसे मैंने बताया कि एक
नॉर्म होता है, सेट नॉर्म होता है, वो सब समाज के सदस्यों में पाए जाते हैं। अर्थात वो रीतियां हैं, कार्यप्रणाली हैं, कुछ अधिकार हैं, परस्पर सहयोग, नियंत्रण और स्वतंत्रता की एक मिश्रित व्यवस्था है। और यह सब समाज के जो सामाजिक संबंधों का जाल है, इन सब चीजों से सुनिश्चित होता है। इसी तरह गिलिन समाज को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि समाज सामान्य हित, सामान्य भूभाग और सामान्य रहन सहन है। टेलकॉट पार्सन समाज को दूसरी तरह से परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं कि समाज साध्य और साधन संबंधों पर आधारित एक सामाजिक क्रिया है। वहीं गिडिंग्स समाज को परिभाषित करते हुए स्पष्ट करते हैं कि समाज पारस्परिक जागरूकता और सामान्य चेतना के लोगों से मिलकर बना हुआ है। लेपियर समाज को परिभाषित करते हुए स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य के अंतः संबंधों की जटिल व्यवस्था ही समाज है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अरस्तु ने कहा मनुष्य सामाजिक प्राणी है और अपने अस्तित्व के लिए है आवश्यक है कि वह समाज में रहे, अर्थात समाज में रहने वाला वह प्राणी है। दुर्खीम उसे सुई जेनेसिस या स्वतः जन्मा बताते हैं। तो मैकाइवर एंड पेज, गिलिन, पार्सन्स, गिडिंग्स और ऐसे बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने समाज को भिन्न भिन्न तरह से परिभाषित किया है। समाज की कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि इन परिभाषाओं से स्पष्ट होती हैं। पहली कि समाज अमूर्त है। अभिप्राय यह है कि समाज की बात हम दिन प्रतिदिन के दैनिक जीवन में करते हैं, लेकिन हम उसे महसूस करते हैं, वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इस दृष्टि से देखते हैं कि समाज अमूर्त है, सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट। और दूसरी विशेषता समाज की यह है कि समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही दिखाई पड़ता है। सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कंपेनियनशिप, एक सहयोग, एक साथ की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो एक पर्टिकुलर समाज के सदस्य होते हैं उनमें अपने अस्तित्व के लिए, अपनी पहचान के लिए एक कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष भी देखने को मिलता है। समाज में की एक और इम्पॉर्टेंट विशेषता है, महत्वपूर्ण लक्षण है पारस्परिक जागरूकता, म्यूचुअल अवेयरनेस पाई जाती है समाज के सभी सदस्यों में। समाज की में समानता और विभिन्नता देखी जाती है। साथ ही समाज का एक जो बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है वह है पारस्परिक निर्भरता। तो समाज के सदस्यों में पारस्परिक निर्भरता की व्यवस्था हम लोग देखते हैं। तो इन सब परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि जो परिभाषाएं दी गई हैं समाज की, वह दो दृष्टिकोणों से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। एक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से, दूसरी संरचनात्मक, अर्थात एक डेफिनेशन फंक्शनल है, दूसरी स्ट्रक्चरल डेफिनेशन है। तो जो प्रकार्यात्मक परिभाषा है उसके अनुसार समाज पारस्परिक संबंधों का एक जटिल समूह है और यह ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की एक व्यवस्था है जिसमें सभी पारस्परिक हित के लिए कार्यरत रहते हैं। ये सोसाइटी की जो फंक्शनल डेफिनेशन है या प्रकार्यात्मक परिभाषा है उसके अनुसार समाज क्या है, पारस्परिक हितों का वह जटिल समूह है जिसमें मानव अपने पारस्परिक हित के लिए कार्य करते हैं। और सोसाइटी की जो स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक परिभाषा है उसके अनुसार समाज आदतों, व्यवहारों, आदर्शों और लोकाचारों की एक सामाजिक विरासत है। तो जो स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ सोसाइटी है या जो संरचनात्मक दृष्टि है समाज का, उसको मानने वाले समाजशास्त्री हैं मैकाइवर, पार्सन्स, लैपियर, कुले और लीकॉक। इन लोगों ने समाज की स्ट्रक्चरल व्यू को या समाज की संरचनात्मक परिभाषा के अनुरूप समाज की व्याख्या किया है। और जब हम देखते हैं कि ये जो समाज की संरचनात्मक व्याख्या हो या प्रकार्यात्मक व्याख्या हो, दोनों में ही यह स्पष्ट होता है कि समाज लोगों का एक समूह है, एक ऑर्गेनिज्म है जो परस्पर हित पर आधारित है और एक दूसरे के साथ अंतर्निर्भरता के अनुरूप वो कार्य करता है। समाज की विभिन्न विशेषताओं को समझने के बाद अब हम देखते हैं कि संस्कृति क्या है। समाज स्पष्ट हो गया कि समाज एक ऐसा समूह है जिसमें लोग साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर रहते हैं। समाज के लक्षण को समझने के बाद
अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि समाज के कुछ एक नियम होते हैं, कुछ एक तत्व होते हैं जो किसी भी, चाहे संरचनात्मक दृष्टिकोण से समाज को स्पष्ट किया जाए और चाहे प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से समाज को समझा जाए, वो तत्व सभी समाज में देखने को मिलते हैं। पहला ये है कि सभी समाजों में एक सामान्य नियम पाया जाता है, अर्थात every society has some usage concerned with marriage, education, religion, food and speech। अर्थात सभी समाज में एक सामान्य नियम होते हैं जिसके अनुसार वह विवाह, शिक्षा, धर्म, खान पान और बातचीत के नियम को सुनिश्चित करते हैं उस सामान्य नियम के अनुसार से। दूसरी समाज की यह का एक महत्वपूर्ण तत्व है कि प्रत्येक समाज में एक प्रक्रिया होती है जिसके हिसाब से उस समाज की एकता और उसके संगठन को वो सुनिश्चित करते हैं। समाज का तीसरा इंपॉर्टेंट तत्व है कि प्रत्येक समाज में एक अथॉरिटी या प्राधिकार की उपस्थिति होती है। और समाज का चौथा तत्व है कि प्रत्येक समाज में स्थायित्व की भावना के लिए पारस्परिक सहयोग भी देखा जाता है। समाज का एक और महत्वपूर्ण लक्षण है कि एक ही समाज में कई तरह के समूह देखे जाते हैं, जैसे फैमिली ग्रुप, विलेज ग्रुप अर्थात पारिवारिक समूह या ग्रामीण समूह। तो एक ही समाज के भीतर कई छोटे छोटे समूह की उपस्थिति देखी जा सकती है। और समाज का एक और महत्वपूर्ण तत्व है स्वतंत्रता व नियंत्रण, अर्थात समाज में स्वतंत्रता और नियंत्रण साइमल्टेनियसली या साथ साथ चलते हैं। इस प्रकार ये 6 महत्वपूर्ण तत्व हैं जो किसी भी समाज का एक अनिवार्य लक्षण है। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि समाज कोई भी हो, सभी में एक सर्टेन लेवल का एसोसिएशन या साथ अवश्य देखने को मिलता है। और यह एक ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, उसकी भांति एक सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप अर्थात एक पारस्परिकता की भावना के साथ काम करता है। जैसे मानव शरीर का एक अंग है, हृदय है, आंखें हैं, तो सबका एक फंक्शन है और सब एक साथ मिलकर के शरीर को संपूर्णता प्रदान करते हैं। तो उसी प्रकार समाज का भी एक फंक्शन है। एक ऑर्गेनिज्म से तुलना करी स्पेंसर, रेडक्लिफ ब्राउन और दुर्खीम ने, कि जिस तरह छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर के एक ऊतक बनाती हैं और ये ऊतक मिलकर शरीर बनाते हैं और सभी समग्र रूप से रह करके अपने कार्य को पूरा करते हैं, उसी प्रकार समाज भी छोटे छोटे समूहों को मिलकर बना है जो पारस्परिक अंतर्निर्भरता और साथ के साथ अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार समाज की तुलना इन समाजशास्त्रियों ने ह्यूमन ऑर्गेनिज्म से की और यह स्पष्ट किया कि समाज किस प्रकार से गतिशील होता है और काम करता है। गेरहार्ड लेनिन्स्की, जो कि एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, उन्होंने तकनीकी, संचार और आर्थिकी के आधार पर विभिन्न समाजों में भेद किया है। उन्होंने समाज के भेद करते हुए 5 प्रकार के समाज बताए हैं। और इस भेद का आधार, जैसा कि मैंने स्पष्ट किया, टेक्नोलॉजी या तकनीकी, संचार, कम्युनिकेशन और इकोनॉमी अर्थात आर्थिक व्यवस्था के आधार पर इन्होंने 5 प्रकार के समाज बताए। पहला समाज बताया शिकारी और खाद्य संकलक समाज, दूसरा साधारण कृषक समाज, तीसरा उन्नत कृषक समाज, चौथा औद्योगिक समाज और 5वां विशिष्ट समाज, जिसमें कि फिशिंग सोसाइटी या मछली मत्स्य कार्य करने वाले समाज या समुद्री जल में से अपनी आर्थिकी को प्राप्त करने वाले या अपने लाइवलीहुड को अर्न करने वाले समाज है। इस तरह से उन्होंने टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और इकोनॉमी के आधार पर 5 प्रकार के सोसाइटीज में डिफरेंशिएट किया है। इसी तरह से फ्रेड एंड सर्विस ने भी समाजों में भेद किया और उन्होंने जो समाज बताई उसमें उन्होंने बताया कि फोरेजिंग और हंटर गैदरर, मतलब ये भी इन्होंने भी शिकार और खाद्य संकलन करने वाले समाज बताए। दूसरा समाज पौध कृषक समाज बताया, तीसरा कृषक समाज, चौथा औद्योगिक समाज और 5वां उत्तर औद्योगिक समाज बताया। इस तरह से फ्रेड एंड सर्विस ने भी समाज की श्रेणियां बताई और यह श्रेणियां भी किस पे निर्भर करती हैं? तकनीकी और आर्थिक विकास के ऊपर निर्भर करती हैं। और समय के साथ जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता आती चली गई, उसी तरह से समाज की आर्थिक गतिविधियां भी परिवर्तित होती गई और इन्हीं के आधार पर सोशियोलॉजिस्ट गेरहार्ड लेनिन्स्की और फ्रेड सर्विसेज ने विभिन्न प्रकार के समाजों में भेद किया है। और यदि हम मानव शास्त्रियों की बात करते हैं तो मानव शास्त्रियों ने भी हम देखते हैं कि मॉर्गन ने क्या बताया, कि मॉर्गन ने भी बताया कि संस्कृति में परिवर्तन होता रहा और यह परिवर्तन आर्थिक विकास और तकनीकी विकास के
आधार पर होता रहा। और यह जो संस्कृति कहाँ पाई जाती है? संस्कृति किसी भी समाज के लोगों में पाई जाती है। तो समाज और संस्कृति एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस बात में विश्वास करते हैं कि प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है और प्रत्येक संस्कृति की अपनी विशिष्टता होती है। कोई भी संस्कृति उन्नत या अवनत नहीं होती है और किसी भी संस्कृति का अध्ययन उसकी विशिष्ट परिप्रेक्ष्य में ही किया जाना चाहिए। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट या मानव शास्त्री ये भी देखते हैं कि बहुत सारी सोसाइटीज हैं वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के आधार पर भी ऑर्गेनाइज करी जा सकती हैं। अर्थात राजनीतिक संरचना के आधार पर भी कुछ समाज पाए जाते हैं, जैसे कि बैंड, ट्राइब, चीफडमों, किंगडम की जो व्यवस्था है, ये चारों समाज राजनीतिक संरचना पर आधारित होते हैं। इसको हम लोग आगे के यूनिट्स में समझेंगे। समाज को पूरी तरह से समझने के बाद कि अब यह स्पष्ट हो गया कि समाज की परिभाषा क्या है, समाज का प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण क्या है, समाज का संरचनात्मक दृष्टिकोण क्या है, समाज के मुख्य तत्व और विशेषताएं क्या है और समाज का विभाजन विभिन्न समाजशास्त्रियों ने किन किन आधारों पर किया है। और यह भी स्पष्ट हो गया कि समाज में प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है। अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि संस्कृति क्या होती है, संस्कृति की अवधारणा क्या है, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर। यदि हम आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं तो बहुत पॉलिश्ड बिहेवियर या पर्सनल रिफाइनमेंट, उसको हम कहते हैं कल्चर्ड लोग हैं या सांस्कृतिक लोग हैं। लेकिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो कल्चर को एक भिन्न तरह से डिफाइन करते हैं या समझाते हैं। उनका यह दृष्टिकोण जो सामान्य बोलचाल की भाषा के में संस्कृति के दृष्टिकोण से पूरी तरह से पृथक है। तो हम जो यहाँ संस्कृति की अवधारणा और संस्कृति की बातचीत करेंगे वह मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि जो संस्कृति है वह सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के समाज का लक्षण है। कोई भी समाज होगा वहां पे संस्कृति होगी और यह संस्कृति का निर्माण सिर्फ और सिर्फ मनुष्य कर सकता है। प्राणी जगत में जितने भी प्राणी हैं किसी अन्य में संस्कृति नहीं पाई जाती। तो संस्कृति का निर्माण जीनस होमो का एक विशिष्ट लक्षण है। ऐसा क्यों है? इसके कुछ 4 महत्वपूर्ण कारण हैं कि मनुष्य ही संस्कृति निर्माण करने में सक्षम है। पहला महत्वपूर्ण लक्षण है कि भाषा की क्षमता। प्राणी जगत में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर भाषा की क्षमता पाई जाती है, अर्थात अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए वो भाषा का सहारा लेता है। प्राणी जगत के अन्य किसी भी प्राणी में भाषा जिस तरह से मनुष्य में पाई जाती है उस तरह से नहीं होती। हो सकता है उनके अंदर भी संचार का कोई ना कोई माध्यम अवश्य होगा, लेकिन भाषा मनुष्य का विशिष्ट लक्षण है। दूसरा, फुली ऑपोजिबल थंब, अर्थात जो हाथ की का अंगूठा है वो फुली ऑपोजिबल है, दूसरे अंगूठों के विपरीत दिशा में है और यह अंगूठा मनुष्य को किसी भी चीज को ग्रिप बनाने में, पकड़ने में सक्षम बनाता है और इसने जो संस्कृति की, भौतिक संस्कृति के विभिन्न उपादान बनाने में मनुष्य को सक्षम बनाया। और तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण है इरेक्ट पोस्चर या सीधा खड़ा ढांचा। सीधा खड़ा ढांचा होने से मनुष्य के दोनों हाथ स्वतंत्र हुए और वो संस्कृति का निर्माण करने में सक्षम हुआ। तो ये जो लक्षण है, भाषा की क्षमता, फुली ऑपोजिबल थंब, इरेक्ट पोस्चर, ये 3 लक्षण हुए। और चौथा और महत्वपूर्ण लक्षण है कि क्रेनियल कैपेसिटी, कपालधारिता। मनुष्य की कपालधारिता इस स्तर की है कि वह संस्कृति के विभिन्न अवयवों के निर्माण करने में सक्षम है। तो इस प्रकार मनुष्य प्राणी जगत में ऐसा प्राणी है जिसके पास संस्कृति निर्माण की क्षमता इन निम्नलिखित जो मैंने अभी बताया कि इन 4 गुणों के कारण है: भाषा की क्षमता, फुली ऑपोजिबल थंब, सीधा खड़ा ढांचा और विशिष्ट कपाल धारिता, जिनकी वजह से मनुष्य संस्कृति का निर्माण करने में सक्षम होता है। इनकी वजह से मनुष्य संस्कृति का तो निर्माण करता है और संस्कृति के जो निर्मित करता है वो संस्कृति 2 प्रकार की होती है। पहली संस्कृति भौतिक संस्कृति या अभौतिक संस्कृति, मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर, जिसे टेंजिबल एस्पेक्ट और या इनटेंजिबल एस्पेक्ट भी ऑफ कल्चर भी कहते हैं। अब भौतिक संस्कृति क्या है? भौतिक संस्कृति संस्कृति का वह पक्ष है जिसको मनुष्य अपने जीवन के लिए निर्मित करता है, अर्थात जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं। कॉपी, किताब, कंप्यूटर, चश्मा, ड्रेस, मंदिर,
जो मनुष्य निर्मित करता है अपने हाथ से अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, वह भौतिक संस्कृति के उपादान है। अब अभौतिक संस्कृति क्या है? अभौतिक संस्कृति वह है जो मनुष्य महसूस तो करता है किंतु उनको स्पर्श नहीं कर सकता। कला, संगीत, नृत्य, भावनाएं, विचार, अनुष्ठान, धार्मिक आस्था, विश्वास, यह सब संस्कृति के अभौतिक पक्ष हैं। और मनुष्य ही मैंने बताया कि प्राणी जगत में वह प्राणी है जो भौतिक और अभौतिक संस्कृति अर्थात संस्कृति निर्माण की क्षमता उसके अंदर है, और वह संस्कृति के दोनों पक्ष को अपने जीवन शैली में समाहित करता है। इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि संस्कृति क्या है। संस्कृति एक जीवन शैली है। संस्कृति का निर्माण सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, और संस्कृति के अंतर्गत उसके भौतिक और अभौतिक दोनों ही पक्ष समाहित होते हैं। संस्कृति को स्पष्ट करते हुए मानवशास्त्रियों ने संस्कृति की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा एडवर्ड बर्नेट टायलर ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में दी थी 1871 में। उन्होंने कहा था, संस्कृति वह समग्र संकुल है जिसमें ज्ञान मनुष्य द्वारा अर्जित, संस्कृति इज अ कॉम्प्लेक्स होल, अर्थात संस्कृति वह समग्र संकुल है जिसमें मनुष्य द्वारा अर्जित ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रीति रिवाज और सभी क्षमताएं और आदतें सम्मिलित होती हैं, जो मनुष्य समाज के एक सदस्य की हैसियत से प्राप्त करता है। संस्कृति की यह परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि संस्कृति की टेलर की परिभाषा को हम समझेंगे तो हम संस्कृति के लक्षणों को भी समझ लेंगे। इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि संस्कृति वह समग्र संकुल है, मतलब इज अ कॉम्प्लेक्स होल। जैसे मैंने बताया कि इसमें मटेरियल और नॉन मटेरियल एस्पेक्ट दोनों ही सम्मिलित हैं। कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल, यह वह जटिल समग्र कल्चर इज कॉम्प्लेक्स या समग्र संकुल है जिसमें मनुष्य द्वारा अर्जित, अर्थात यह मनुष्य इसको एक्वायर करता है समाज के सदस्य की हैसियत से, ना कि संस्कृति के जो लक्षण हैं, जो तत्व हैं, वो वंशानुगत नहीं होते कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि मनुष्य जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के सदस्य की हैसियत से उसके विभिन्न रीति रिवाज और संस्कृति के भौतिक और अभौतिक सांस्कृतिक पक्ष को वो अर्जित करता है, एक्वायर करता है। तो संस्कृति की परिभाषा जो टेलर ने दी है उससे संस्कृति के लक्षण पूरी तरह से स्पष्ट होते हैं कि यह वंशानुगत ना होकर के समाज के सदस्य की हैसियत से मनुष्य अर्जित करता है। इसी तरह से मेलिनोस्की ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए उसे इंस्ट्रूमेंटल रियलिटी कहा। मेलिनोस्की कहते हैं कि संस्कृति व्यावहारिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उपकरणों और संस्थाओं के समग्र रूप में समझी जा सकती है। मेलिनोस्की के अनुसार संस्कृति उन साधनों का संग्रह है जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और समाज को संगठित करने के लिए विकसित करता है। इस तरह से मेलिनोस्की ने संस्कृति को एक ऐसा साधन माना है जिससे मनुष्य अपनी जैविक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। उन्होंने नीड और इम्पल्स की बात की कि मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती हैं और आवश्यकता की मनुष्य एक सांस्कृतिक प्रतिक्रिया करता है, और यह प्रतिक्रिया उसके सांस्कृतिक परिवेश से निर्धारित होती है। तो मेलिनोस्की कहते हैं कि संस्कृति वह संपूर्ण व्यवस्था है जो मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई है। इसमें आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं शामिल होती हैं उस आवश्यकता की सांस्कृतिक अनुक्रिया को पूरा करने में। क्लिफर्ड गर्ट्ज संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि संस्कृति को उन्होंने कहा कि संस्कृति को अर्थों का पैटर्न माना क्लिफर्ड गर्ट्ज ने, जिसे मनुष्य अपनी सामाजिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्मित करता है। क्लिफर्ड्स कहते हैं कि संस्कृति एक प्रतीकात्मक व्यवस्था है जिसके माध्यम से लोग अपने जीवन के अर्थ और उद्देश्य को समझते हैं। इसी तरह लेस्ली वाइट कहते हैं कि संस्कृति उन विचारों, उन प्रतीकों और वस्त्रों का संग्रह है जो समाज के सदस्य एक दूसरे के साथ संवाद करने और अपने परिवेश को समझने के लिए उपयोग करते हैं। हर्स्कोविट कहते हैं संस्कृति क्या है? संस्कृति इज अ मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित प्रभाग है। हर्स्कोविट के अनुसार संस्कृति मानव समाज द्वारा निर्मित
विश्वासों, प्रथाओं, आचरण और जीवन शैली का कुल योग है। यह परंपराओं और आविष्कारों का मिश्रण है जो समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। अर्थात जो संस्कृति है वो अपने पर्यावरण से पूरी तरह से प्रभावित होती है और अ, मनुष्य अपने पर्यावरण के साथ या अपने एनवायरनमेंट के साथ अनुक्रिया प्रतिक्रिया करते हुए कुछ जीवन के उपादान निर्मित करता है और अपने जीवन को सहज और सुगम बनाने का प्रयास करता है, और इन सभी को का जो समग्र योग है वो संस्कृति है। इसी प्रकार से क्लखौन स्पष्ट करते हैं संस्कृति को। उनके अनुसार संस्कृति जीवन की वह समग्र रूपरेखा है जिसमें लोग सोचते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं और कार्य करते हैं। यह उन मान्यताओं, मूल्यों और आदतों का संग्रह है जिनका लोग पालन करते हैं। मार्विन हैरिस संस्कृति को परिभाषित करते हैं सांस्कृतिक भौतिकवाद की अवधारणा के अनुसार। उनके अनुसार संस्कृति मानव समाज की भौतिक स्थितियों और संसाधनों के उपयोग पर निर्भर होती है। आर्थिक और भौतिक कारक सांस्कृतिक गतिविधियों और मान्यताओं को प्रभावित करते हैं। तो इन सभी परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि संस्कृति एक जटिल और गतिशील प्रक्रिया के रूप में संस्कृति को समझा जा सकता है, जिसमें समाज के विभिन्न घटक और उनके भौतिक और मानसिक प्रयास सम्मिलित होते हैं। तो ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने या मानव शास्त्रियों ने संस्कृति को स्पष्ट करते भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं, यह उनके दृष्टिकोणों को दर्शाती हैं। जैसे मेनलॉस्की ने कल्चर को स्पष्ट करते हुए इंस्ट्रूमेंटल रियलिटी कहा और फंक्शनल दृष्टिकोण से परिभाषा दी। वही मार्विन हैरिस कल्चरल मटेरियलिज्म के आधार पर या सांस्कृतिक भौतिकवाद के आधार पर संस्कृति को परिभाषा करते हैं कि संस्कृति जैसा स्ट्रक्चर अधोसंरचना होती है, वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है। अर्थात जैसी अधोसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर होती है वैसा ही संस्कृति का स्ट्रक्चर होता है और वैसा ही सुपर स्ट्रक्चर या विश्वास और भावनाएं मनुष्य की होती है। तो इस तरह से जो मानव शास्त्री हैं उन लोगों ने संस्कृति की भिन्न भिन्न परिभाषाएं संस्कृति को स्पष्ट करने के लिए दी हैं और इसके माध्यम से यह स्पष्ट किया कि संस्कृति क्या है और संस्कृति के क्या अंग हैं। तो संस्कृति की विभिन्न परिभाषाओं, अवधारणाओं और दृष्टिकोणों के बाद ये स्पष्ट है कि संस्कृति एक जीवन शैली है और नैतिकता संस्कृति का अभिन्न अंग है। इन परिभाषाओं के बाद एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि संस्कृति क्या है। संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति समाज के रहने वाले सदस्यों का साझा व्यवहार है। संस्कृति सांकेतिक है और व्यवस्थित और समाकलित होती है। तो इन सभी परिभाषाओं को समझने के बाद संस्कृति की ये जो 4 महत्वपूर्ण फीचर हैं, लक्षण हैं, वो स्पष्ट होता है कि यह 4 चीजें संस्कृति में है कि संस्कृति लर्नेड है, शेयर्ड है, सिंबॉलिक है, सिस्टमैटिक है, इंटीग्रेटेड है। अर्थात सीखा हुआ व्यवहार है, साझा व्यवहार है, सांकेतिक है और व्यवस्थित और समाकलित है। अब इसको समझने के बाद हम संस्कृति के कुछ तत्वों को समझने का प्रयास करते हैं कि संस्कृति के तत्व क्या हैं। तो संस्कृति के मुख्य तत्व हैं संस्कृति के मूल्य। ये संस्कृति के मूल्य व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये संस्कृति के मूल्य अच्छे, उचित और ऐच्छिक होते हैं और यह जो मूल्य होते हैं वो समाज के अन्य सदस्यों को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। दूसरा है मान्यताएं और मानदंड। समाज में जो स्वीकृत व्यवहार का मानक और प्रतिमान ही मानदंड कहलाता है। ये जो मानदंड है जरूरी नहीं कि सभी संस्कृति में एक सा हो। एक संस्कृति के मानदंड दूसरी संस्कृति से भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं और ये जो सांस्कृतिक मानदंड हैं ये औपचारिक भी होते हैं और अनौपचारिक भी होते हैं। औपचारिक मानदंड जो होते हैं वो लिखित होते हैं और उनको सुनिश्चित करने के लिए दंड का प्रावधान होता है और जो अनौपचारिक मानदंड होते हैं वह स्वतः समझे और उनका अनुपालन किया जाता है। संस्कृति का जो एक और महत्वपूर्ण तत्व है वह है अनुशास्तियां या मान्यताएं या सैंक्शन। किसी भी संस्कृति की कुछ मान्यताएं होती हैं और उसको मानने और उसकी अवहेलना करने के लिए पुरस्कार और दंड की व्यवस्था होती है। इन्हें संस्कृति के सैंक्शंस या अनुशास्तियां कहा जाता है।
संस्कृति का एक और महत्वपूर्ण लक्षण है कि प्रत्येक संस्कृति में कल्चरल ट्रेट या संस्कृति का लक्षण पाया जाता है। कल्चरल ट्रेट या सांस्कृतिक लक्षण जो है वो किसी भी कल्चर का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, अर्थात सिंपलेस्ट और सबसे सरल और छोटी इकाई है संस्कृति का लक्षण। और संस्कृति के ये छोटे छोटे लक्षण मिलके संस्कृति को कल्चरल कॉम्प्लेक्स या सांस्कृतिक संकुल प्रदान करते हैं। और ये जो संस्कृति का लक्षण है या कल्चर का ट्रेट है, इनकी तुलना हम मानव कोशिका से या सेल से कर सकते हैं। कल्चरल ट्रेट उसी प्रकार से जिस तरह से मानव शरीर की कोशिका है, ये छोटे छोटे सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, उसी तरह संस्कृति के छोटे छोटे लक्षण मिलकर के संस्कृति को एक जटिल संकुल का रूप प्रदान करते हैं। अर्थात ये जो संस्कृति लक्षण है या कल्चरल ट्रेट है, किसी भी कल्चर का क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द कल्चर है। और ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द कल्चर या कल्चरल ट्रेट दो तरह के होते हैं, एक पहला भौतिक और दूसरा अभौतिक। ये दो लक्षण होते हैं। तो प्रत्येक संस्कृति का जो लक्षण होता है वो क्या होता है, रूप, अर्थ, प्रयोग और प्रकार में भिन्न भिन्न होता है। और कहने का अभिप्राय है कि प्रत्येक संस्कृति में ये चीजें पाई जाती हैं, वो क्या, मूल्य, मान्यताएं, अनुशास्त्रियां और सांस्कृतिक लक्षण। और ये जो तत्व होते हैं प्रत्येक संस्कृति के भिन्न भिन्न होते हैं। आवश्यकता नहीं कि जो संस्कृति की ये जो चार तत्व हैं ये सभी संस्कृति में सामान्य हो। ये चारों तत्व पाए अवश्य जाते हैं, किंतु उनमें प्रत्येक संस्कृति में एक भेद देखने को मिलता है। संस्कृति के तत्वों को समझने के बाद, संस्कृति की परिभाषाओं को स्पष्ट करने के बाद हम समझने का प्रयास करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और एट्रीब्यूट्स ऑफ कल्चर, अर्थात संस्कृति के लक्षण और या गुण क्या हैं। तो मानव शास्त्र में संस्कृति की व्याख्या करते समय मानव शास्त्रियों ने संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों की बात की है। और ये जो लक्षण है, संस्कृति के जो गुण हैं और उनके विभिन्न संस्कृति के विभिन्न अर्थों को स्पष्ट करते हैं। तो अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि संस्कृति के विभिन्न लक्षण क्या हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ कल्चर क्या हैं। संस्कृति, सबसे पहले तो यह है कि संस्कृति एक सिंबॉलिक होती है, सांकेतिक होती है। संस्कृति मुख्य रूप से प्रतीकों पर निर्भर करती है, और प्रतीक वह वस्तुएं, ध्वनियां, शब्द या चित्र होते हैं जो समाज के अंदर उन प्रतीकों को विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे भाषा, धार्मिक प्रतीक और सामाजिक संकेत हर समाज के अलग अलग होते हैं, किंतु समाज के जो सदस्य होते हैं, समाज के सदस्य के हैसियत से उन भाषाओं के और प्रतीकों का वही अर्थ ग्रहण करते हैं जो समाज के सदस्य उनको हस्तांतरित करते हैं। तो हर संस्कृति में इन प्रतीकों का महत्व अलग अलग हो सकता है, किंतु ये जो प्रतीक होते हैं वह समाज के भीतर इन सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। संस्कृति लर्नेड बिहेवियर है, एक सीखा हुआ व्यवहार है, अर्थात संस्कृति वंशानुगत नहीं है। संस्कृति समाज के सदस्यों के द्वारा दूसरी पीढ़ी के सदस्यों को सिखाया जाता है और संस्कृति के तत्व पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। अर्थात संस्कृति स्वाभाविक नहीं होती है, अपितु इसे जन्म से सीखा जाता है। मनुष्य अपने जन्म के बाद समाज के विभिन्न सदस्यों से और अपने आसपास के पर्यावरण से संस्कृति के तत्वों को सीखता है, और इसे ही सांस्कृतिक सामाजिकरण कहा जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक करण में भाषा, धार्मिक मान्यताएं, सामाजिक नियम, मानदंड और नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं। तो इस प्रकार संस्कृति क्या है, एक लर्नेड बिहेवियर है या सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति का एक और इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है कि संस्कृति संचारित होती है, ट्रांसमिट करी जाती है, अर्थात संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाई और सौंपी जाती है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराओं, रीति रिवाज और मान्यताओं को हस्तांतरित करती है, और यह हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है वो परिवार, शिक्षा और धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से संचारित होती है। तो संस्कृति का एक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है कि संस्कृत ट्रांसमिट करी जाती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को। संस्कृति का एक और इम्पोर्टेंट लक्षण है कि संस्कृति अडेप्टिव होती है या अनुकूलन का गुण संस्कृति में पाया जाता है। अर्थात संस्कृति का महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि वह लगातार बदलती रहती है, अपने पर्यावरण के अनुरूप, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ नए लक्षणों को समाहित करती है और पुराने लक्षणों को साथ साथ लेकर के चलती है, और
संस्कृति का यह अनुकूलन का गुण हमें पीढ़ी दर पीढ़ी देखने को मिलता है। तो जो समाज की आवश्यकताएं और परिस्थितियों के अनुसार संस्कृति अपने को क्या करती है, ढाल लेती है। संस्कृति के तत्व अपने को ढाल लेते हैं। नई परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करने के लिए सांस्कृतिक परिवर्तन आवश्यक होते हैं, अर्थात ये अडेप्टेशन आवश्यक होता है ताकि समाज स्थिर और टिकाऊ बना रहे। संस्कृति डाइवर्स होती है, अर्थात संस्कृति में विविधता पाई जाती है। यह विविधता अलग अलग समाजों और समुदायों के बीच में देखी जा सकती है, अर्थात प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। अलग अलग स्थानों और परिस्थितियों के अनुसार सांस्कृतिक विभिन्नता देखी जाती है। उदाहरण के लिए भारत के ही हम विभिन्न राज्यों में देखें तो हमें सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है। उत्तर की संस्कृति दक्षिण की संस्कृति से पूरी तरह अलग है। पूर्व नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व की संस्कृति पश्चिम की संस्कृति से पूरी तरह से अलग है। और इन संस्कृतियों में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के अलावा भी हम देखते हैं तो दक्षिण के यदि हम 4 स्टेट की बात करें, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तो इन चारों प्रदेशों की भी संस्कृति में भिन्नता देखने को मिलती है। तो संस्कृति क्या है, बहुत ही डाइवर्स होती है, बहुत ही विविधतापूर्ण होती है और यह अपने स्थानीय परिवेश से विकसित होती है और वहाँ के समाज के लोग अपनी जीवन शैली को स्थानीय परिवेश के अनुरूप विकसित करते हैं और धीरे धीरे वह उनका अभिन्न अंग बन जाती है। तो हम देखते हैं संस्कृति बहुत डाइवर्स होती है। संस्कृति का एक महत्वपूर्ण लक्षण ये होता है कि संस्कृति इंटीग्रेट होती है, समग्रता संस्कृति में पाई जाती है। संस्कृति के जो सभी तत्व हैं वो परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और किसी भी एक तत्व में परिवर्तन संस्कृति के अन्य तत्वों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए कि जो तकनीकी परिवर्तन है, टेक्नोलॉजिकल चेंज है, जैसे हम लोग देखते हैं हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में आधुनिक समय में इंटरनेट का प्रयोग, इंटरनेट के प्रयोग से संस्कृति पूरी तरह से, संस्कृति के तत्व पूरी तरह से एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं और खान पान, रहन सहन और संस्कृति के जो तत्व हैं वो तेजी से परिवर्तित हो रहे हैं। किंतु इन परिवर्तन के क्रम में जो हमारी पहले की संस्कृति है जिसने अपने को अडेप्ट कर लिया है, अनुकूलित कर लिया है, वो आधुनिक परिवर्तनों से इंटीग्रेट करके एक संस्कृति को पूर्णता प्रदान करती है। तो हम देखते हैं संस्कृति में एक समग्रता भी पाई जाती है, अनुकूलन का गुण भी पाया जाता है। संस्कृति प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण से संबंधित होती है। मानव समाज का पर्यावरण के साथ एक गहरा संबंध होता है और भौगोलिक परिस्थिति, जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर संस्कृतियों का विकास होता है। मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसपास के प्राकृतिक पर्यावरण का उपयोग करता है और इससे ही उसके सांस्कृतिक दृष्टिकोण विकसित होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हर्षकोविड ने परिभाषा ही दी है, कल्चर इज व्हाट, कल्चर इज नथिंग बट अ मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित प्रभाग है। तो संस्कृति और पर्यावरण का अभिन्न अंग है। संस्कृति का एक और महत्वपूर्ण लक्षण है कि संस्कृति में नियमबद्धता होती है, एक नॉर्मेटिव बिहेवियर पाया जाता है। संस्कृति समाज के सदस्यों के आचरण को नियमबद्ध करती है। यह उन नियमों, मानदंडों और मूल्यों को निर्धारित करती है जिनके अनुसार व्यक्ति अपने समाज में जीवन यापन करते हैं और यह सोशल कंट्रोल या सामाजिक नियंत्रण के रूप में कार्य करती है और व्यक्ति के जो आचरण है उनको एक निर्धारित ढांचे में रखती है कि सांस्कृतिक व्यवहार के यह निर्धारित मूल्य और मानदंड है और इस समाज के सदस्यों का जो व्यवहार होगा इन्हीं के अनुरूप होगा। तो इस प्रकार से वह समाज के सदस्यों को एक नियमबद्ध आचरण की ओर प्रेरित करती है। संस्कृति परिवर्तनशील भी होती है। संस्कृति के जो तत्व होते हैं वो स्थिर नहीं होते, बल्कि यह समय के और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। यह सांस्कृतिक परिवर्तन कई कारकों से प्रभावित होते हैं, जैसे मैंने बताया कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या तकनीकी प्रगति से, सामाजिक आंदोलनों से, बाह्य प्रभावों से। तो संस्कृति के तत्व परिवर्तित होते रहते हैं। संस्कृति के कुछ और महत्वपूर्ण लक्षणों की हम आगे और चर्चा करेंगे। वह लक्षण है कि संस्कृति की ओवर्टनेस एंड कोवर्टनेस, अर्थात संस्कृति की स्पष्टता और गुप्तता। तो संस्कृति की स्पष्टता उन पहलुओं को संदर्भित करती है जो आसानी से दिखाई देते हैं और जिन्हें बाहरी लोग आसानी से पहचान सकते हैं, जैसे परिधान, भोजन, तीज त्योहार इत्यादि। और जो संस्कृति की कोवर्टनेस है या गुप्तता है,
यह संस्कृति के उन गहन और गहरे और अप्रकट पहलुओं को दर्शाती है जिन्हें बाहर से समझना कठिन होता है, जैसे मान्यताएं, मूल्य, विश्वास और आचार विचार। संस्कृति के ओवर्टनेस एंड कोवर्टनेस को स्पष्ट करने के लिए एक कहानी से इसको मैं स्पष्ट करती हूँ कि एक ग्रामीण व्यक्ति था और एक शहर का व्यक्ति था, दोनों साथ साथ जा रहे थे। तो ग्रामीण व्यक्ति ने शहर के व्यक्ति से कहा कि आपको कुछ झींगुरों के गाने की आवाज सुनाई दे रही है। तो शहरी व्यक्ति ने उससे अनभिज्ञता जाहिर की। तो वह शहर के अपने मित्र को लेकर के गया एक दूर स्थान पर जहां से उसको आवाज आ रही थी, और उसने कहा अब आप जरा ध्यान से इस दीवार पर कान लगाकर सुनिए, आपको कुछ सुनाई दे रहा है। तो शहर के व्यक्ति ने कहा हाँ, यहाँ तो गाने की आवाज सुनाई दे रही है जो किसी कीट पतंगे की है, किंतु तुम्हें इतनी शोरगुल में यह कैसे सुनाई दिया? तो यह शहरी व्यक्ति को चूंकि उन ध्वनियों को सुनने की आदत थी, तो उसने दूर के शोरगुल वाले माहौल से भी उन झींगरों के गाने की आवाज सुनाई देगी। जबकि जो शहरी व्यक्ति था उसको इस तरह की आवाजों से वह पूरी तरह अनभिज्ञ था, इस वजह से झींगरों के गाने की आवाज को उसने अनदेखा कर दिया। तो अभिप्राय ये है कि जो कोवर्टनेस ऑफ कल्चर है, संस्कृति के जो गुप्त पहलू हैं, वो जो संस्कृति के व्यक्ति होते हैं, उस संस्कृति को समझते हैं, उस संस्कृति के तत्वों में रहते हैं, वो किसी भी परिस्थिति में उन संस्कृति के तत्वों को समझने की क्षमता को विकसित कर लेते हैं, जबकि दूसरी संस्कृति के लोग संस्कृति के उस गुप्त तत्व को समझने की क्षमता से अनभिज्ञ होते हैं। तो ये संस्कृति की एक स्पष्टता और गुप्तता भी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। एक्सप्लिसिट कल्चर और इम्प्लिसिट कल्चर, अर्थात स्पष्ट संस्कृति और निहित संस्कृति। ये क्या है? संस्कृति का यह भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। स्पष्ट संस्कृति में वे सांस्कृतिक तत्व शामिल होते हैं जिन्हें व्यक्त किया जा सकता है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे भाषा, कला, संगीत और नृत्य। जबकि निहित संस्कृति उन सांस्कृतिक मान्यताओं और मूल्यों को शामिल करती है जिन्हें व्यक्त नहीं किया जा सकता, एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, किंतु समाज के सदस्यों द्वारा आंतरिक रूप से उन्हें समझा जा सकता है। तो स्पष्ट संस्कृति और निहित संस्कृति भी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। अब संस्कृति की आदर्शता और वास्तविकता, अर्थात आइडियलिटी और रियलिटी, ये क्या है? संस्कृति की आइडियलिटी या आदर्शात्मकता, यह संस्कृति के उन आदर्शों और मानकों को दर्शाती है जिन्हें समाज उच्चतम मूल्य के रूप में मानता है, जैसे नैतिकता, न्याय और समानता इत्यादि। जबकि वास्तविकता संस्कृति के वास्तविक व्यवहारों, प्रथाओं को प्रतिबिंबित करती है और यह आदर्शों से भिन्न हो सकती है। क्योंकि जो आदर्शात्मक व्यवहार होता है किसी भी संस्कृति का कि हमें क्या करना चाहिए, और जो वास्तविकता होती है वह कुछ हद तक उनसे पृथक भी होती है। आवश्यकता नहीं कि जो आदर्शात्मक व्यवहार है व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार एकदम उसके अनुरूप हो, उसमें थोड़ी बहुत भिन्नता देखने को प्रत्येक संस्कृति में देखने को मिलती है। तो यह संस्कृति का जो है क्या है, एक आदर्शात्मक व्यवहार है, दूसरा वास्तविक व्यवहार है जो कि प्रत्येक संस्कृति के सदस्यों में देखने को मिलता है। अब कल्चरल इथॉस और इडॉस, संस्कृति में इथॉस और इडॉस यह भी प्रत्येक संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इथॉस संस्कृति का वह तत्व है, अर्थात इथॉस संस्कृति का वह भाग है जिसमें एक संस्कृति की नैतिकता, चरित्र और मूल्यों को स्पष्ट किया जाता है। अर्थात इथॉस संस्कृति की नैतिकता, चरित्र और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है जो समाज के सदस्यों के व्यवहार और सोच को प्रभावित करता है, जबकि इडियोस वस्तुओं के आदर्श रूप या रूपरेखा को दर्शाती है। संस्कृति में सांस्कृतिक विचारों और संरचनाओं के आदर्श रूप को समझाने में इडियोस का उपयोग किया जा सकता है। अब जैविक संस्कृति और अधिजैविक संस्कृति क्या है? ऑर्गेनिक कल्चर और सुपर ऑर्गेनिक कल्चर। तो जैविक संस्कृति के प्राकृतिक और विकासात्मक पहलुओं को संदर्भित करता है जो समय के साथ विकसित होते हैं और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बदलते हैं। जैविक संस्कृति से हम ये भी समझ सकते हैं जो संस्कृति होती है वह मनुष्य, जो ह्यूमन बीइंग होता है, होमो सेपियंस, उन्हीं के बीच में विकसित होती है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो संस्कृति क्या है? जैविक है। और दूसरा पहलू क्या है कि कल्चर इज अ सुपर ऑर्गेनिक,
संस्कृति अधिजैविक होती है, अर्थात जो संस्कृति के तत्व होते हैं, मनुष्य जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, किंतु संस्कृति के तत्व पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। तो इस दृष्टि से कल्चर क्या है? कल्चर इज अ सुपर ऑर्गेनिक। तो संस्कृति के जो सुपर ऑर्गेनिक कल्चर जो है, यह संस्कृति के उन तत्वों को दर्शाती है जो जैविक आधार से परे होते हैं, जैसे धर्म, कानून, नैतिकता। ये सब समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और व्यक्ति के बाद भी, अर्थात व्यक्ति जन्म लिया और मृत्यु को प्राप्त हुआ, किंतु जो संस्कृति के अधिजैविक तत्व है वह उस व्यक्ति के बाद उसके नेक्स्ट जनरेशन में, अगली पीढ़ी में, फिर अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होते चले जाते हैं। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं तो संस्कृति क्या है? जैविक भी है और अधिजैविक भी है, ऑर्गेनिक भी है और सुपर ऑर्गेनिक भी है। संस्कृति का एक महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि संस्कृति सार्वभौमिक है और अद्वितीय भी है, अर्थात कल्चर क्या है? यूनिवर्सल है। कोई भी समाज हो, इस विश्व का कोई भी समाज हो, सबकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है। चाहे वो सिंपल सोसाइटी हो, सरल समाज हो, आदिवासी समाज हो, देशज समाज हो, लोक समाज हो, जटिल समाज हो, पश्चिमी समाज हो, भारतीय समाज, कोई भी समाज व्यापक संदर्भों में देखें या उस समाज विशेष के संदर्भ में देखें, प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है और यह संस्कृति ही उस समाज को अद्वितीय रूप प्रदान करता है। तो सार्वभौमिक तत्व हैं वे सांस्कृतिक तत्व हैं जो अधिकांश संस्कृतियों में पाए जाते हैं और मानव अनुभव के सामान्य पहलुओं को प्रतिबिंबित करते हैं, जैसे परिवार, भाषा। ये संपूर्ण मानव समाज में पाए जाते हैं। हर समाज में परिवार होगा, नातेदारी, रिश्तेदारी संबंध होंगे, उनकी आर्थिक गतिविधियां पाई ही जाती होंगी, क्योंकि सभी अपना जीवन निर्वहन करते हैं और सभी में भाषा की आवश्यकता होती है संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये संस्कृति के सार्वभौमिक तत्व हैं जो सभी संस्कृतियों में पाए जाते हैं, किंतु कुछ विशिष्ट सांस्कृतिक तत्व हैं जो एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति से भिन्न होते हैं और ये विशिष्ट सांस्कृतिक तत्व उस संस्कृति को अद्वितीय या यूनिक बनाते हैं। और ये तत्व जो दूसरी संस्कृति में नहीं पाए जाते, इनमें हम विशिष्ट तीज, त्योहार, परंपराएं इनको रख सकते हैं। तो संस्कृति क्या है? यूनिवर्सल भी है, यूनिक भी है, अर्थात सार्वभौमिक भी है, अद्वितीय भी है। सार्वभौमिक इस संदर्भ में है कि सभी मानव समाज में संस्कृति पाई जाती है और अद्वितीय इस संदर्भ में है कि प्रत्येक संस्कृति की अपनी एक विशिष्ट परंपराएं, रीति रिवाज और जीवन जीने का तरीका होता है। सभ्यता और संस्कृति क्या है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट के, अगर मानव शास्त्रियों की हम बात करते हैं तो मॉर्गन ने कहा कि संस्कृति के विकास की चरम अवस्था सभ्यता है। जहां लिपि का आविष्कार हुआ वहां से उन्होंने सभ्यता की अवस्था मानी। तो संस्कृति के विकास की उच्चतम स्तर को उन्होंने सभ्यता माना है और एक सभ्यता में कई संस्कृतियां एक साथ सरवाइव कर सकती हैं। तो सभ्यता यह एक समाज की संरचना, तकनीकी प्रगति, शासन व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था इत्यादि को दर्शाती है। यह अधिक ठोस और संगठनात्मक पहलुओं पर केंद्रित रहती है, जबकि संस्कृति जो है वो समाज के सांस्कृतिक तत्वों जैसे कला, भाषा, मान्यताएं, रीति रिवाज, मूल्यों और विश्वासों को संदर्भित करती है। यह सभ्यता की तुलना में अधिक मानवीय और अभिव्यक्तिपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होती है। संस्कृति का को अध्ययन करने के साथ एक संस्कृति का एक और महत्वपूर्ण लक्षण है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, वह है संजाति केंद्रस्थता या एथनोसेंट्रिसिज्म और सांस्कृतिक सापेक्षता, जिसे हिंदी इंग्लिश में कहते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म। अर्थात एथनोसेंट्रिसिज्म और कल्चरल रिलेटिविज्म या संजाति केंद्रस्थता और सांस्कृतिक सापेक्षतावाद को भी संस्कृति को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो एथनोसेंट्रिक दृष्टिकोण है उसमें व्यक्ति अपनी संस्कृति को सर्वोच्च मानता है और अन्य संस्कृतियों की तुलना में उसे उच्च मानता है, जबकि जो सांस्कृतिक सापेक्षतावाद का सिद्धांत है वह यह कहता है कि प्रत्येक संस्कृति को उसके अपने संदर्भ में समझा जाना चाहिए और कोई भी संस्कृति का मूल्यांकन उसके मानदंडों के आधार पर किया जाना चाहिए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है अर्थात मानव शास्त्री सभी संस्कृति को एक समान मानते हैं और एथनोसेंट्रिक जो पर्सपेक्टिव है उससे परे रहते हुए कल्चरल रिलेटिविज्म या सांस्कृतिक सापेक्षतावाद के दृष्टिकोण से संस्कृति को समझने का प्रयास करते हैं। और यही
जो संस्कृति के अद्वितीय तत्व हैं, जो उस संस्कृति को यूनिक बनाते हैं, उस संस्कृति को उसके संदर्भों में समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संस्कृति के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी हम लोग ने चर्चा की। क्या कि संस्कृति क्या है? एक सांकेतिक है, उसका प्रतीकात्मक व्यवहार होता है, संस्कृति में समाकलन के गुण होते हैं, संस्कृति में अनुकूलन पाया जाता है, संस्कृति सभी संस्कृतियों के भौतिक और अभौतिक पक्ष होते हैं, और संस्कृति मानव आवश्यकताओं को पूरा और संतुष्ट करती है अपने अर्थात मानव संस्कृति क्या है? पर्यावरण का मानव निर्मित प्रभाग है, और जैसी आवश्यकता होती है उसी के अनुरूप मनुष्य अपनी संस्कृति को निर्मित करता है। और संस्कृति का अपना एक पैटर्न होता है, एक प्रतिमान होता है। संस्कृति स्थिर होते हुए भी परिवर्तित होती है, और प्रत्येक संस्कृति का अपना एक संस्कृति क्षेत्र होता है जिसमें वह विकसित होती है। संस्कृति सार्वभौम भी है और अद्वितीय भी है। और कल्चरल शॉक की भी यहाँ बात करना बहुत जरूरी है कि कल्चरल शॉक या सांस्कृतिक आघात ये क्या है? एक संस्कृति को रहने वाले व्यक्ति अपनी संस्कृति के विभिन्न तत्वों से परिचित होते हैं, और उसे ही मैंने बताया कि उसी के अनुरूप उसी को ही श्रेष्ठ समझते हैं, और उसी के अनुरूप उनका जीवन चलता है अपने सांस्कृतिक मूल्यों और मानदंडों के अनुरूप। जब वो उनका सामना किसी दूसरी संस्कृति से होता है, तो हो सकता है उस संस्कृति के कुछ ऐसे तत्व हों जो उनके लिए बड़ा सरप्राइजिंग हो, और उस तत्वों को देखने से उन्हें सांस्कृतिक आघात लगता है। मतलब कल्चरल शॉक इज द साइकोलॉजिकल एंड सोशल मैल एडजस्टमेंट एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल। अर्थात वो जो उन्हें साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक तौर पर उन संस्कृति के तत्वों को समझने में उन्हें जो उसके एडजस्ट करने में जो उनको दिक्कत होती है, उसको ही सांस्कृतिक आघात कहा जाता है। और यह एक संस्कृति के लोगों से दूसरी संस्कृति के साथ संपर्क में आने पर ऐसा होता है। साथ ही हम लोगों ने संस्कृति के स्पष्टता और गुप्तता जैसे के लक्षण को भी समझा कि अर्थात ओवर्टनेस एंड कोवर्टनेस की मटेरियल एस्पेक्ट इज ओवर्टनेस या स्पष्टता वाला लक्षण है, और नॉन मटेरियल एस्पेक्ट उसका कोवर्टनेस या गुप्तता वाला लक्षण है, अमूर्त विचार। संस्कृति के तत्वों में हम लोगों ने अस्पष्टता और सुस्पष्टता वाले तत्वों को भी समझा, इथोस और इडियोस को भी समझा, आइडियालिटी और रियलिटी को भी स्पष्ट किया। संस्कृति के लक्षणों को जानने में ऑर्गेनिक एंड सुपर ऑर्गेनिक अर्थात जैविक और अधिजैविक पहलू को भी समझा। साथ ही सभ्यता और संस्कृति क्या है, इनको भी हम लोगों ने संस्कृति के लक्षणों में देखा। एथनोसेंट्रिक और कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है, इसको भी समझा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो संस्कृति है वो विभिन्न अर्थों में बहुत ही विशिष्ट है संस्कृति, और यह विशिष्ट लक्षण सभी संस्कृतियों में पाए जाते हैं। और संस्कृति कहाँ पाई जाती है? संस्कृति समाज में पाई जाती है। तो समाज क्या है उसको समझने के बाद हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि समाज और संस्कृति किस तरह से एक दूसरे की पूरक है और इन दोनों में क्या भिन्नता है। तो जो संस्कृति है उसका संबंध मानव जीवन के उन विचारों, विश्वासों, रीति रिवाजों, कला, भाषा, अन्य सामाजिक प्रथाओं से है जो समूह द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होती है। और फ्रांस बोआस, जिन्हें आधुनिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, उन्होंने तर्क दिया कि संस्कृति एक समूह द्वारा सीखी गई, साझा की गई और जीवन में अनुभव की गई मानवीय व्यवहार की प्रणाली है। उन्होंने सांस्कृतिक सापेक्षता या कल्चरल रिलेटिविज्म पर जोर दिया, अर्थात किसी भी संस्कृति का आकलन उस समाज के मानदंडों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। वहीं संस्कृति को समझते हुए हमने देखा कि रेडक्लिफ, ब्राउन, मालिनोस्की, इन लोगों ने भी संस्कृति को सामाजिक संरचनाओं और प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से देखा और तर्क दिया कि जो सांस्कृतिक प्रथाएं हैं वो समाज के संचालन के लिए अनिवार्य हैं, जो सामाजिक स्थिरता को बनाए रखती हैं। वही समाज क्या है? समाज एक व्यक्तियों का समूह है जो पारस्परिक संबंधों और संस्थाओं के माध्यम से साथ रहते हैं, और इसका मुख्य जोर क्या है? सामाजिक संबंधों, संस्थानों, संगठनों पर होता है जिनके माध्यम से संस्कृति का विकास और प्रसार होता है। तो इस प्रकार समाज और संस्कृति का एक संबंध है कि प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है। इवांस प्रिचार्ड और मेयर फोर्टिस
जैसे संरचनावादी प्रकारवादी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने समाज को सामाजिक संबंधों की प्रणाली के रूप में देखा जिसमें व्यक्ति एक जटिल तंत्र के अंग होते हैं और उस यह तंत्र उन्हें संस्कृति और सामाजिक नियमों से जोड़ते हैं। एल्फ्रेड नैडल ने समाज और संस्कृति के अंतर को और अधिक स्पष्ट रूप से समझाया। उन्होंने तर्क दिया कि समाज एक संरचनात्मक इकाई है जिसमें व्यक्ति अपने रिश्तों के आधार पर रहते हैं, जबकि संस्कृति इन व्यक्तियों द्वारा अपनाई गई जीवन शैली और प्रथाओं का समूह है। उनके अनुसार समाज वह रूप है जिसमें हम रहते हैं और संस्कृति वह सामग्री है जिसमें हम जीते हैं। तो जो पोस्ट मॉडर्निज्म का व्यू था, उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण है, उसमें पर्टिएरा का दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने तर्क दिया कि संस्कृति और समाज को एक निश्चित श्रेणियों में बांधना मुश्किल है। उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार समाज और संस्कृति दोनों ही निरंतर परिवर्तनशील है और बहुलवादी है। यहाँ कोई भी निश्चित अर्थ और संरचना नहीं होती और समाज और संस्कृति अर्थात कल्चर और सोसाइटी को स्थानीय संदर्भों और विशेष अनुभवों में देखा जाना चाहिए। और यह दृष्टिकोण समकालीन समाजों की जटिलता और विविधता को समझने में बहुत मदद करता है। जहाँ पारंपरिक समाज जो होते हैं उनकी संरचनाओं के ढांचे अक्सर धुंधले होते हैं और संस्कृति बहुआयामी होती है, वहाँ जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होती है, जटिल समाज होते हैं, वहाँ जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही स्पष्ट होता है। तो इस प्रकार जो मुख्य अंतर है वह ये है समाज और संस्कृति में कि जो प्रारंभिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, प्रारंभिक मानव वैज्ञानिक थे, उन्होंने समाज और संस्कृति को कुछ प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से देखा, जबकि उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण इन्हें गतिशील और बहुलवादी मानते हैं, जो संदर्भ और अनुभवों के आधार पर निरंतर बदलते रहते हैं। इनके अनुसार समाज वह संरचनात्मक तंत्र है जिसमें लोग सामाजिक संबंधों, संस्थाओं और भूमिकाओं के माध्यम से एकजुट होते हैं। और साथ ही संस्कृति हमारे विश्वास, प्रथाओं और विचारों का समूह है जो एक समाज के सदस्यों के रूप में हम अपनाते हैं। इस प्रकार समाज और संस्कृति में एक विशिष्ट अंतर संबंध है और प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है, अर्थात संस्कृति किसी समाज में ही पनपती है। इसी के साथ आज का आपका ये लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार।